वेरी गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हो बच्चों? रिवीजन कैसा चल रहा है? नेक्स्ट वीक वी आर हैविंग आवर सेकेंड असेसमेंट टेस्ट एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू सिलेबस फॉर इट। लेसन ध्यान से पढ़ो। अगेन आई एम टेलिंग यू, लेसन के बीच में से MCQs हैं, सो यू नीड टू लर्न द लेसन, गो थ्रू योर लेसन। किताब सब बच्चों के पास है, बुक पढ़ो और लेसन के बीच में से आपके क्वेश्चन आएंगे, बैक क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, तो लेसन के बीच में से ही सारे MCQs हैं। सो रिवाइज योर चैप्टर्स थरली। ज़्यादा भी नहीं है, 3 चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है आपका, तो ध्यान से बच्चों लेसन को पढ़ लो, उसके बीच में से ही सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज रूरल सेटलमेंट्स अंडर द कंपनी ruling the countryside. So now we are going to read about the various settlements, rural. देखो, इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या थी लोगों की? एग्रीकल्चर। और ज़्यादा रेवेन्यू भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स किससे मिलता था? एग्रीकल्चर से मिलता था। तो कौन कौन से नए सेटलमेंट स्कीम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया पर इम्प्लीमेंट करी, वो यहाँ हम उन अलग अलग स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। फार्मर्स के लिए कौन सी नई नई स्कीम्स लागू करी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इंडिया अंडरवेंट मैनी इकोनॉमिक चेंजेस अंडर द ब्रिटिश रूल। व्हेन किंग्स वर रूलिंग, किंग्स के अपने सिस्टम थे फार्मर्स के लिए। व्हेन ब्रिटिशर्स बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने फार्मर्स के लिए अपने रूल्स बनाए। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस दैट वर मेड टू सर्व the imperialistic interest of the British, India was reduced to a country of hunger and famines. When Britishers came to India, बहुत रिच कंट्री माना जाता था इंडिया। हमारे किंग्स भले ही आपस में लड़ते थे, there were wars between them, but India was a very rich country at that time. Our farmers were very rich, rich in the sense वो अमीर नहीं, but good production was going on, सफिशेंट हार्वेस्ट होती थी फार्मर्स के लिए। किंग्स बहुत सारी स्कीम्स लागू करते थे और बहुत अच्छी कंडीशन थी इंडिया की। बट व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, वो यहाँ से सारा पैसा कहाँ ले जाने लगे? इंग्लैंड। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारे आउटसाइडर्स आए इंडिया में, लेकिन वो इंडिया में सेटल हो गए। ब्रिटिशर्स ऐसे पहले रूलर्स थे इंडिया के who took all the wealth from India to their country. So a rich country like India, it was reduced to a country of hunger and famine. भूख, अकाल, सूखा पड़ने लगा. This is all because of policies of British. India did experience some advancement in the field of trade and industry. इस फील्ड में तो डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा, but it were the Britishers who availed of the advantages and albeit not the इंडियंस। फ़ायदा किसको हुआ ज़्यादा? सिर्फ ब्रिटिशर्स को हुआ, इंडियंस को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो भी ट्रेड और इंडस्ट्री से फ़ायदा हो रहा था, वो सिर्फ किसको हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड नॉट द इंडियंस। In order to augment its financial resources, the company made many changes in rural life and society. Augment means increase. हाँ, अपने फ़ायदे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और इंक्रीज़ करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूरल इंडिया में, गांव में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दोज चेंजेस वन बाय वन। कॉलोनियल अग्रेरियन पॉलिसीज़। अग्रेरियन मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पढ़ेंगे जो उन्होंने इंडिया पे इम्प्लीमेंट करी। द कंपनी बिकम्स द दीवान। दीवान जो सारे फाइनेंसेस को संभालता है। इन 1765 द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। वो दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इट वॉज गिवन बाय शाह आलम टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, कलेक्टिंग टैक्सेस। वॉट इज दिस? दीवान collecting taxes. As a result of the Treaty of Allahabad concluded after the Battle of Buxar. तो after the Battle of Buxar, शाह आलम ने टैक्सेस कलेक्ट करने का हक किसको दे दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बंगाल में। As Diwan,
द कंपनी हैड टू लुक आफ्टर, देखो अब क्या करना था उनको, दे हैड टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सारा पैसा, कितना टैक्स लगाना है, कितना कलेक्ट करना है, कब करना है, ये सारे अधिकार किसको मिल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन कौन से एरियाज़ के, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा अंडर इट्स कंट्रोल। लैंड रेवेन्यू वॉज द मोस्ट, अंडरलाइन करो, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा था, लैंड रेवेन्यू से, जो टैक्स फार्मर्स पर लगाए गए थे। सो द कंपनी पेड फर्स्ट अटेंशन टू द अग्रेरियन साइड, सबसे पहले कंपनी ने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया। द अग्रेरियन पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वर डिजाइंड टू फेच देम for them as much amount as was possible from the land revenue while spending as little as possible on land reforms। देखो अब जो अग्रेरियन पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रेरियन पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, ब्रिटिशर्स की एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या थी, हाँ क्या करी थी उन्होंने, टू ब्रिंग फॉर देम एज मच अमाउंट एज वॉज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस वो कलेक्ट कर सके फार्मर्स से, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा ग्रुप किसका था, फार्मर्स का। हाँ 75 to 80% पॉपुलेशन क्या करती थी, एग्रीकल्चर। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी ऐसे बनाई कि फार्मर्स से ज़्यादा टैक्सेस तो कलेक्ट करें, पैसा तो ले लें उनसे, बट लैंड रिफॉर्म्स पर कम से कम स्पेंड करें, है ना, स्पेंडिंग एज लिटिल एज पॉसिबल, तो टैक्सेस सारे खुद कलेक्ट करें, खर्च कुछ ना करना पड़े, इस तरह से पॉलिसीज़ बनाई। दे अडॉप्टेड द फॉलोइंग डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किए ब्रिटिशर्स ने, सो दैट दे कैन कलेक्ट मोर एंड मोर टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द बिड सिस्टम और द इजरदारी सिस्टम, इजरदारी सिस्टम इसे कहते हैं बिड सिस्टम। अब लेट्स सी व्हाट वाज दिस बिड सिस्टम। व्हेन द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वाज कंक्लूडेड, साइंड इन 1765 एंड द ब्रिटिश गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जब ये अधिकार मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव था उस समय, क्लाइव अलाउड द ओल्ड सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, जो पुराने चला आ रहा था शाह आलम या मुगल एम्परर्स का सिस्टम जो था, वो ही रॉबर्ट क्लाइव ने कंटिन्यू करा, जैसे पहले कलेक्शन होता था टैक्सेस का। अब ये बिड सिस्टम क्या था देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द रेवेन्यू ऑफिशियल्स डिडक्टेड 10% ऑफ द टोटल कलेक्टेड अमाउंट एज द कमीशन एंड डिपॉजिटेड द बैलेंस इन द ट्रेजरी। ये जो टैक्स कलेक्टिंग थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, ये क्या करते थे, जितना भी टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, उसमें से 10% खुद का कमीशन काट लेते थे पहले ही, और फिर जो बचता था टोटल कलेक्शन का 10% तो खुद ने काट लिया अपना कमीशन, और जो रिमेनिंग होता था वो फिर रॉयल ट्रेजरी में जमा कराया जाता था। बट वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव ने तो ये सिस्टम कंटिन्यू करा, लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गेव द लैंड टू द हाईएस्ट बिडर्स हु वर कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टर्स। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने सिस्टम को चेंज किया, दिस वॉज बिड सिस्टम, लैंड की नीलामी होने लगी, बिडिंग होने लगी, और जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाता था लैंड की, जो कॉन्ट्रैक्टर, उसे वो लैंड फार्मिंग के लिए दिया जाता था। दिस सिस्टम हावेवर प्रूव टू बी डिफेक्टिव, लेकिन इसमें भी कमी थी, ये जो बिड सिस्टम था इसमें भी कमी थी। द कॉन्ट्रैक्टर्स ट्राई टू extract more and more from the peasants and paid little attention to an improvement of the land। अब कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बिड किया है, ज़्यादा पैसा दिया है, तो उनकी कोशिश क्या रहती थी, दे टुक नो केयर ऑफ द लैंड, लैंड की फर्टिलिटी, क्रॉप, इसके लिए वो कोई मेजर्स, कोई स्टेप्स नहीं लेते थे, बस पीजेंट से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लिया जाए, इस पर उनका ध्यान रहता था। They never bothered about the pitiable condition of the peasants। बेचारे फार्मर्स की कंडीशन पे कोई ध्यान नहीं रह रहा,
बस फार्मर्स से कहा जा रहा है ग्रो मोर क्रॉप्स, ताकि जितना ज़्यादा क्रॉप होगा कॉन्ट्रैक्टर को उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो दिस वॉज द बिड सिस्टम, और ये किसने स्टार्ट किया बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। Then the second system that was adopted was the permanent settlement. कौन सा सिस्टम है सेकेंड सिस्टम? The permanent settlement. As already discussed, the English East India Company had no knowledge about the land revenue for the coming years. आइडिया ही नहीं थे ना। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बिजनेसमैन थे, उन्हें एग्रीकल्चर, क्रॉप, प्रोडक्शन इसके बारे में तो कोई नॉलेज थी ही नहीं, तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ये सब क्या करना है। इट वॉज नॉट इवन अवेयर अबाउट द फैक्ट एज टू हु वुड कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। कोई आइडिया नहीं है कैसे लैंड रेवेन्यू लगाया जाता है, कैसे कलेक्ट करा जाता है, कौन कलेक्ट करेगा, नो आइडिया। ब्रिटिश कंपनी हैड नो आइडिया। देयरफॉर लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने लागू किया था ये परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। कब स्टार्ट किया ये? इन 1793 इन बिहार एंड बंगाल, वहाँ ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट, अब क्या था देखो ये परमानेंट सेटलमेंट, द फार्मर्स वर मेड ओनर्स ऑफ द लैंड, फार्मर्स को लैंड दे दिया। दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ द जमींदार्स, फार्मर्स को सारा लैंड दे दिया। द पीजेंट्स हैव टू गिव, बदले में क्या करना है? 10% टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द लैंड। उस लैंड से, जिसके मालिक का फार्मर्स हैं, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 10% दैट फार्मर इज गोइंग टू गिव टू द गवर्नमेंट। इफ एनी ऑफ देम फेल टू फुलफिल दीज कंडीशन, पर ये एवरी ईयर हर बार होना है, इसमें कोई कंसेशन नहीं है। If any of them failed to fulfill these conditions, he was ousted from his, निकाल दिया जाता था। What is the meaning to oust? बाहर निकाल दिया जाता था। And the government did not hesitate in putting his जमींदारी to auction, और फिर वो लैंड किसी और को दे दिया जाता था। अगर फार्मर वो 10% दे रहा है तब तक वो उसका मालिक है। If he failed to pay that 10%, उससे वो लैंड ले लिया जाता था और किसी और को ऑक्शन करके दे दिया जाता था। दिस वॉज द परमानेंट सेटलमेंट। नाउ वी विल सी द मेरिट्स, फ़ायदे क्या थे इसके। द ब्रिटिश हैड देयर ओन डिज़ाइंस व्हेन दे मेड द जमींदार्स द ओनर्स ऑफ द लैंड, है ना, फार्मर्स के फ़ायदे के लिए नहीं, दे वर वेरी श्रूड पीपल। उन्होंने ये सब किसके लिए किया था? अपने फ़ायदे के लिए। देखो कैसे फ़ायदा हुआ ब्रिटिशर्स को इससे, for their own benefit when they made the zamindars the owners of the land. Their object was political as well as financial and administration. हर तरह से फ़ायदा उठाना चाहते थे, पॉलिटिकल भी, फाइनेंशियल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव। अब देखो समझते हैं हम कैसे। द जमींदार्स बिकेम स्टॉन्च सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये हो गया पॉलिटिकल फ़ायदा। ये जिन फार्मर्स को ज़मींदार बनाया गया था, लैंड दिया गया था, अब वो किसके सपोर्टर बन गए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्टर। तो उनका सपोर्ट बढ़ गया, ये पहला फ़ायदा। दे साइडेड विद द ब्रिटिश इवन ड्यूरिंग द, है ना, ये म्यूटनी, जो सिपाही म्यूटनी हुई थी हमारी 1857 में, उस समय भी इन ज़मींदार्स ने किसकी हेल्प करी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। एंड द नेशनल मूवमेंट, इमेजिन, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी इन जमींदार्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सपोर्ट करी। द परमानेंट सेटलमेंट मेड द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट क्वाइट सर्टेन। ये तो पक्का हो गया, ये सेकेंड एडवांटेज कि 10% तो हर फार्मर से मिलना ही है, ये पक्का हो गया। इट वॉज ईजी टू हैव ट्रांजैक्शन विद द जमींदार्स देन विद द पीजेंट्स। आसान, डील करना आसान हो गया कंपनी के लिए ज़मींदार से। पीजेंट्स उनको समझ नहीं पाते थे, पर ये ज़मींदार्स हमेशा कंपनी के फेवर में रहते थे। When the जमींदार्स became the owners of the land, they put in more labor. अब जब खुद का लैंड है तो आदमी ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है ना। Put in more labor which proved very beneficial because it led to an increase in agricultural production. When the farmer is working more hard, उसे लग रहा है मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊँ,
उसका तो प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, कंपनी को भी इससे फ़ायदा हो रहा है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इन ट्रेड, क्योंकि ये सारा क्रॉप कहाँ भेजा जा रहा है, इंग्लैंड भेजा जा रहा है। लेटर ऑन द सेटलमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी। यहाँ भी ये परमानेंट सेटलमेंट्स इम्प्लीमेंट किया गया। इट प्रूव्ड यूजफुल फॉर द कंपनी एज वेल एज द जमींदार्स। तो ये तो फ़ायदे हुए सारे परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम के। नाउ वी विल रीड अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, कि इसके डीमेरिट्स या नुकसान क्या थे। दिस सेटलमेंट वॉज हाउएवर नॉट विदाउट ड्रॉबैक्स, कुछ कमियाँ थी इसमें। विद दिस द जमींदार्स गॉट लैंड तो मिल गया जमींदार्स को, बट द कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स, जो फार्मर्स उन पर काम कर रहे थे, जहाँ जो लैंड पर काम करते थे, उनकी कंडीशन बिकेम मोर पिटिएबल, बहुत बुरी कंडीशन हो गई, क्योंकि उन ज़मींदार्स के अंडर में काम करना पड़ता था, जो लेबर वहाँ काम करती थी, फार्मर्स। लेटर ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो हैड टू सफ़र अ लॉस, गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ, बिकॉज द इनकम वॉज फिक्स्ड बट द एक्सपेंसेस वर इंक्रीजिंग डायबिटिक। अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वॉज टू बी गिवन टू कंपनी। अब फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है 10%, लेकिन खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनी को नुकसान हो रहा है। द बर्डन ऑफ टैक्सेस फेल ऑन दोज पीपल हु वर नॉट फार्मर्स। तो अब उनके उधर टैक्सेस बढ़ गए, फार्मर्स के टैक्सेस तो बढ़ा नहीं सकते, तो अब उधर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, हु वर नॉट फार्मर्स। इन ऑर्डर टू मीट द डेफिसिट, जो कमी हो रही थी बंगाल में टैक्स की, द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन अदर प्रोविंसेस। अब बंगाल से जब पूरा टैक्स नहीं मिल रहा है, तो अपनी फाइनेंशियल कमी को पूरा करने के लिए, नुकसान को पूरा करने के लिए दूसरे प्रोविंसेस पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए। नाउ द गवर्नमेंट हैड नो डायरेक्ट लिंक्स विद द कल्टिवेटर्स, फार्मर्स। अब जमींदार से डील कर रहे हैं, हु इज द ओनर ऑफ द लैंड, नॉट द फार्मर। Because of the above drawbacks, the government abolished this permanent settlement in 1955. इसे ख़त्म कर दिया गया। तो आज हमने दो सिस्टम पढ़े बच्चों, द बिड सिस्टम जो वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था, एंड परमानेंट सेटलमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट टाइम हम एक और नया सिस्टम पढ़ेंगे, दैट इज़ द रैयतवारी सिस्टम। टिल देन कीप रीडिंग।